डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में आप लोगों ने समुच्चय की परिभाषा, संख्याओं का समुच्चय, समुच्चयों के निरूपण की विधियों को देखा था। कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे थे जिनमें समुच्चय निर्माण विधि से समुच्चय दिए गए थे और हम लोगों ने उसे तालिका विधि से लिखा था। अब आज जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों का समुच्चय निर्माण विधि द्वारा प्रदर्शित कीजिए। मतलब कि यहाँ पे जो हमें समुच्चय दिए हुए हैं वो तालिका विधि से दिए हुए हैं, ओके, और हमें उसे समुच्चय निर्माण विधि से या गुण विधि से लिखना होगा। हम लोग इसे देखेंगे कैसे लिखा जाएगा, ओके। तो आज का जो पहला समुच्चय है वो A1, देखिए स्पष्ट A1 है, 2 4 6। एक बात और यहाँ स्पष्ट समझ लीजिए, अगर कहीं पे हम ये लिखें कि n बिलोंगिंग इन कैपिटल N, बिलोंगिंग इन, इसको थोड़ा सा पहले, हालांकि बाद में भी क्वेश्चन आएगा, हम जरा इसको पहले और क्लियर कर दें। जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय A 1 3 और 5 है, ओके। तो इसके अवयव कौन से हैं? 1 3 5। इसमें इसका मतलब 1 जो है, इसमें कहते हैं समुच्चय की भाषा में बिलोंग्स टू A, बिलोंग, ओके। इसको क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स। 2 इसमें नहीं है तो हम लिखते हैं नॉट बिलोंग। बिलोंग लिख के ऐसे क्रॉस कर देते हैं और क्या पढ़ते हैं इसे? 2 नॉट बिलोंग्स टू A। इसमें 3 देखिए, 3 इसमें बिलोंग कर रहा है तो 3 बिलोंग्स टू A, ओके। 4 फिर इसमें नहीं है तो हम कहेंगे 4 नॉट बिलोंग्स टू A, ओके। 4 के लिए क्या लिख देंगे? 4 नॉट बिलोंग्स टू A, 4 ऐसे लिख देंगे, 4 नॉट बिलोंग्स टू A, ओके। बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, ओके। ये भाषा समझिए। तो कहीं पे यदि ये लिखा जाए n स्मॉल n बिलोंगिंग इन कैपिटल N, इसका मतलब होता है कि हम स्मॉल n का मान प्राकृतिक संख्याएं लेंगे। कौन कौन सा? 1 2 3 क्रम से लिया जाता है, राइट। उन प्राकृतिक संख्याएं हैं। देखिए स्मॉल n बिलोंगिंग टू कैपिटल N, कैपिटल N क्या था आपने देखा था? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय था, इसलिए ये ध्यान रखना है। आगे भी हायर क्लासों में भी ये काम आते हैं, इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे समुच्चय A1 को लिखना है समुच्चय निर्माण विधि से, ओके ओके। देखिए मतलब गुणों को लिखना है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? A1 इज इक्वल टू, देखिए x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, उसके आगे लिखिएगा x इज इक्वल टू 2n और कॉमा लगा के लिख देंगे n बिलोंगिंग इन कैपिटल N और कर्ली ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये कौन सी विधि हो गई? गुण विधि हो गई। दोबारा समझिए क्या कहा हमने। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़्यादा ध्यान रखिएगा। A1 है तो A1 समुच्चय हो गया, और इसको हम कैसे लिखेंगे? ऐसे भी लिख सकते हैं, x ना भी यूज करें तो सिर्फ क्या लिख दें? 2n, और यहाँ सच दैट बताया था, 2 बिंदी बना दीजिए, सच दैट हो जाएगा, बिंदी बनाना है। और स्मॉल n बिलोंगिंग टू क्या लिख देते हैं? कैपिटल N, राइट। इस तरह भी लिख सकते हैं। x को ना जोड़ना चाहें तो कोई समस्या नहीं है। क्यों 2n लिखा? क्योंकि ये 2 के मल्टीपल में है। n का मान 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब ये 2n के रूप में है, दुगने के रूप में है, 2 के पहाड़े के रूप में है, इसलिए हम लोग ये 2 4 6 का जो समुच्चय निर्माण विधि हुई उसको हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। जैसे हम पहले A1 के बाद A3 को डायरेक्ट देख लेते हैं। A3 देखिए क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 3 6 9, इसका मतलब ये 3 के मल्टीपल्स हैं। इसका मतलब यहाँ हम क्या लिख देंगे? 3n और 2 बिंदी बना के सच दैट स्मॉल n बिलोंगिंग इन कैपिटल N लिख देंगे, तो हमारा कौन सा रिप्रेजेंट हो जाएगा? A3 रिप्रेजेंट हो जाएगा, राइट। और A4 रिपीट हो गया है, वो A1 ही है, इसलिए फिर हम लोग A2 को देखते हैं जरा। कौन सा समुच्चय देखा जाए? A2 देखा जाए। A2 देखिए जरा किस रूप का है? 1/1, 1/2, 1/3, 1/4। इसका मतलब ये जो स्मॉल n है, स्मॉल n मतलब प्राकृत संख्याओं का ये व्युत्क्रम है। इसका मतलब A2 को हम लोग क्या लिखेंगे? 1/n कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, सच दैट 2 बिंदी बना देंगे और n बिलोंगिंग इन कैपिटल N कर देंगे। तो ये हम किसको रिप्रेजेंट कर लिए? A2 को रिप्रेजेंट कर लिए। समझ में आ गया? देखिए वहाँ पे गुणा में था तो पहले वाला 2n हो गया, n बिलोंगिंग इन कैपिटल N। A2 क्या हो गया? 1/n के रूप का है, इसलिए यहाँ पे हमने A2 को भी लिख लिया। A4 तो A1 ही है। A5 देखिए, A5 में आप देखिए नीचे है क्या? ये 1, ठीक है। 1/4 मतलब 2 का स्क्वायर, 1/9
3 का स्क्वायर 1/16, नीचे मतलब 4 का स्क्वायर, n स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमको लिखना होगा किस विधि से, समुच्चय निर्माण विधि से, तो हम एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और किस रूप के हैं ये संख्या है 1/n² के रूप की हैं, सच दैट दो बिंदी बना दीजिएगा और स्मॉल n बिलोंगिंग टू क्या लिख देंगे, कैपिटल N लिख देंगे। तो और कर्ली ब्रैकेट यहाँ से क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया A5 का समुच्चय निर्माण विधि। समझ में आ गया होगा। और भी अपने बुक से जो क्वेश्चंस हों, बुक जब भी होगा किया जा सकता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस तरह का पिछले क्लास में आप लोग देख चुके थे। ओके, पिछले क्लास में आप लोग देख चुके थे कि ये किस विधि से दिए हुए हैं, समुच्चय निर्माण विधि से दिए हुए हैं। ये सभी के सभी समुच्चय निर्माण विधि से दिए हुए हैं। हम इसको मौखिक बता दे रहे हैं, आप लोग इसको एज अ होमवर्क कॉपी में कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे देखिए ए है, लिखा है एक्स सच दैट x² लेस देन इज इक्वल टू 16 और x क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं कि अगर हम पहला इंटीजर 0 लें तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, जो कि 16 से कम हो गया। ओके, उसके बाद 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। ओके, और तालिका विधि से लिखनी है, सूची विधि मतलब तालिका विधि से। तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16 तक तो लिखना है क्योंकि इक्वल टू भी बना हुआ है, राइट। और इंटीजर्स होने चाहिए। और माइनस संख्याओं का भी देखिए, -1 का भी होगा ये स्क्वायर, -2 का भी स्क्वायर जो है वो 16 से लेस होगा, 16 से कम होगा, -3 का भी और -4 का भी। इसका मतलब इसमें इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक लिखना है, देखिए 0 +- 1 +-2 +-3 और +-4 तक इसमें इंटीजर्स लिखे जाएंगे। ओके, इनको कॉपी में जरूर करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चंस यहाँ नहीं है। अगला देखिए क्या दिखा हुआ है, समझ में आ गया ना। x² इज लेस देन, और पूर्णांकों को लिखना है, लिखा है x बिलोंगिंग इन z, मतलब ऐसे पूर्णांक लिखने हैं जिनका वर्ग 16 से कम हो। और ये समुच्चय निर्माण विधि से दिया हुआ था, हम लोगों को तालिका विधि से लिखना था। अब ये जो बी क्वेश्चन है, इसमें देखिए कि x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृत संख्या है। इसी मैंने नंबर संख्याओं के बारे में पहले बता दिया था कि इस समुच्चय वाले चैप्टर में संख्याओं के बारे में जानकारी ज़रूरत पड़ा करती है। तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, यहाँ पे x जो है नेचुरल नंबर होने चाहिए, x बिलोंगिंग इन कैपिटल N। और कहाँ से कहाँ तक देखिए, नेचुरल नंबर 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 1 और 1 2 3 4 और 5 को सामने रखना क्योंकि लेस देन इक्वल बना हुआ है। तो इसका मतलब समझ में आ गया। इस वाले बी में जो हम तालिका विधि से लिखेंगे तो उसमें हम अवयवों को कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, यानी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 रखिएगा, 2 3 4 और कहाँ तक रखना है, 5 तक रखना है। तो ये उस समुच्चय की कौन सी विधि हो जाएगी, तालिका विधि हो जाएगी, राइट। सी वाला देखिए, ये भी आप जानते हैं, x सच दैट x बिलोंगिंग इन n, कैपिटल N क्या बताया हमने, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या है। और x 15 का गुणनखंड है, 15 का एक गुणनखंड है। 15 के गुणनखंड होते क्या हैं, एक तो 1 होगा, एक का 15 में गुणा करेंगे तो 15 आएगा, और फिर 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 आएगा। उसके बाद और कोई नहीं होता है नेचुरल नंबर का। तो इसमें 3 संख्याएं नजर आ रही हैं, कौन कौन सी, 4 15 के गुणनखंड 4 होंगे, कौन कौन से, 1 3 5 और 15, 1 3 5 और 15 इस समुच्चय में लिख दिया जाएगा। ये 15 के गुणनखंड हैं, कौन कौन, एक है, 1 से 15 कट जाएगा, 3 से कटेगा, 5 भी गुणनखंड है और 15 कम 15 15 भी इसका गुणनखंड है, लिख सकते हैं। उसके बाद डी वाला आप लोग खुद कर सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स 31 दिनों का महीना है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। 31 दिनों का महीना कौन सा होता है, उसमें महीनों के नाम लिख देने हैं मछली ब्रैकेट के अंदर, तो वो डी समुच्चय हो जाएगा। ओके, 31 दिनों के महीना याद होगा, आपको याद रहना चाहिए। ओके, जनवरी है, ओके, मार्च है, उसके बाद मई है, उसके बाद जुलाई और अगस्त दोनों होते हैं, राइट। अक्टूबर है और दिसंबर है, इनको लिख दीजिएगा महीनों के नाम, हो जाएगा डी में। उसके बाद एफ देखिए, एक्स सच दैट एक्स कहाँ से कहाँ के बीच का,
-1/2 व 1/2 के बीच एक पूर्णांक है। आप जानते हैं पूर्णांक पूरी संख्याएं 0 +1 -1 +2 -2 एंड सो ऑन, ये पूर्णांक होते हैं। हमको किसके बीच का पूर्णांक लिखना है? -1/2 और 1/2। सिर्फ एक पूर्णांक आता है इन दोनों के बीच में, आप जानते हैं वो है कौन सा? 0। इसका मतलब f में सिर्फ क्या लिखा जाएगा अवयव? f में ऐसे 0 लिख के और कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया जाएगा। तो ये कौन सी विधि हो जाएगी? तालिका विधि हो जाएगी। तो इन जो क्वेश्चन दिए थे समुच्चय निर्माण विधि से दिए हुए थे, हम लोगों ने इसको तालिका विधि में देख लिया। आप लोग इसको कॉपी में कर लेंगे। अगला बिलोंग्स वाली बात हम बता चुके थे। जैसे 12 84 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय है, समुच्चय में होगा। तो 84 को विभाजित करने वाली संख्याओं का जब हम समुच्चय बनाएंगे तो उसमें 12 रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? बिलोंग्स बना दीजिएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए के, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। क्या उसमें के आता है? नहीं आता है। इसका मतलब यहाँ क्या बना देंगे? नॉट बिलोंग्स टू। ओके। फिर अगला देखिए, नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? हाफ बिलोंगिंग टू। देखिए यहाँ पे डस बना हुआ है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आप जानते हैं, प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 1 2 3। इनके समुच्चय कहाँ से शुरू होते हैं संख्याओं में? 1 2 3 4। क्या हाफ उसमें है? नहीं है। इसका मतलब इस जगह भी क्या बनाएंगे? नॉट बिलोंग्स टू बना देंगे, यानी हाफ प्राकृत संख्याओं में नहीं आता है। नॉट्स बिलोंग बना दीजिएगा, बन जाएगा। नॉट्स बिलोंग बना देना है ऐसे। ओके। उसके बाद अगला देखिए, भारतवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों का समुच्चय। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य है भारत, ओके, इसलिए यहाँ बिलोंग्स बना दीजिएगा। ओके। फिर अगला √2 परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्या √2 परिमेय है? नहीं है, अपरिमेय है, इसलिए यहाँ भी नॉट बिलोंग बन जाएगा, राइट। और 15 जो लिखा है 3 के सभी गुणकों का, 3 के गुणनखंड में गुणक में 3 के गुणक कौन से हैं? 6 है, 9 है, 15 है। 3 के पहाड़े के लिए 3 के गुणक कहलाते हैं, तो 15 उसमें आता है। तो इसका मतलब यहाँ क्या लगा देंगे? बिलोंग्स टू लगा देंगे। ओके, यहाँ भी। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, इसको जरूर करिए, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, दिमागी भ्रम ना पालिए। ओके। फिर हम लोग अगला देखते हैं क्या दिया है। अब देखिए हम लोग बात करेंगे समुच्चयों के प्रकार की बात करेंगे। ओके, समुच्चयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सेट्स। उसमें सबसे पहला आता है रिक्त समुच्चय। रिक्त देखिए नाम से है, ऐसा समुच्चय जो बिल्कुल खाली रहे, रिक्त रहे। तो वह समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो क्या कहलाता है? रिक्त कहलाता है। और इसे प्रदर्शित कर से कहते हैं, फाई बना दीजिए, सिर्फ फाई बना दीजिए। फाई क्या पढ़ते हैं इसको? फाई, फाई पढ़ते हैं इसे, क्या पढ़ते हैं? फाई, राइट। तो फाई लिख दीजिए, या ब्रैकेट बना के, मझला ब्रैकेट बना के उसको खाली छोड़ दीजिए, तो भी ये रिक्त समुच्चय होता है, राइट। उदाहरण देखिए, हमने उदाहरण भी यहाँ दिए हैं रिक्त समुच्चय का, कैसे ये रिक्त समुच्चय हुआ। लिखा है, देखिए पहला एग्जाम्पल, एक्स, ये रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। एक्स एज दैट, एक्स एक ऋणात्मक पूर्णांक है जिसका वर्ग -4 है। चाहे आप जानते हैं, चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो चाहे धनात्मक पूर्णांक हो, उन किसी का भी वर्ग -4 नहीं होता है। इसका मतलब इसके अंदर क्या बना दिया जाएगा? इसके बराबर आप लोग लिख दीजिएगा, या तो फाई बना दीजिएगा, ओके, या जो बताया था ये बनाइए, या ये बना दीजिएगा और खाली छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऐसा कोई अवयव नहीं होता है जिसका, ऐसा कोई ऋण पूर्णांक नहीं होता है जिसका वर्ग कितना हो? -4 हो। उसी तरह अगला देखिए, एक्स एज दैट, एक्स एक विषम संख्या है जो 2 से विभाजित होती है। क्या 2 से विभाजित होने वाली कोई विषम संख्या होती है? नहीं होती है। इसका मतलब तो इसके इक्वल में भी, ये भी इसके इक्वल में भी क्या लिख देंगे आप? यही फाई लिख दीजिएगा, राइट। उसके बाद तीसरी देखिए, तीसरा एग्जाम्पल, ये सब किसके उदाहरण है? रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। एक्स एज दैट, एक्स बिलोंगिंग इन एन, एक्स बिलोंगिंग इन एन, मतलब कह रहे हैं कि एक्स एक प्राकृत संख्या हो और किसके किसके बीच में हो? 3 और 4 के बीच में। कोई संख्या 3 और 4 के बीच में प्राकृत नहीं होती है। 1 2 3 4 5, तो 3 और 4 मतलब 3 से बड़ी और 4 से छोटी कोई प्राकृत संख्या नहीं होती है, इसीलिए इसमें भी कोई अवयव नहीं होगा। इसका मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? रिक्त समुच्चय का हो गया। ओके। अब अगला जो समुच्चय दिया हुआ है, ये भी नाम से स्पष्ट है कि ये एकल समुच्चय, ये भी नाम से आप जान सकते हैं, सिंगलटन सेट।
जिस समुच्चय में सिर्फ एक ही अवयव होता है उसे एकल समुच्चय कहते हैं, राइट। ध्यान रहेगा, सिर्फ एक समुच्चय। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल, ए एक्स इज दैट एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 5। जब हम एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 5 को सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान सिर्फ एक आएगा, कौन सा, 3 आएगा। तो इसका मतलब इसमें ए की जगह सिर्फ 3 आएगा, मतलब ये किसका उदाहरण है, एकल समुच्चय का, एक अवयव एकल समुच्चय। और b इज इक्वल टू भी देखिए सिर्फ 5, एक अवयव बना हुआ है, इसका मतलब ये भी एकल समुच्चय है। और c इज इक्वल टू, ये देखिए ब्रैकेट के अंदर 5 लिखा है, कभी कभी स्टूडेंट गलती कर देते हैं, ब्रैकेट के अंदर 5 लिखा है यानी ये एकल समुच्चय है, एक अवयव 5 है, इसमें सिर्फ 5 अलग बना होता है, ऐसे सिर्फ 5 लिखा होता है तब वो रिक्त समुच्चय है। लेकिन अगर ब्रैकेट के अंदर ये बना है तो ये एकल समुच्चय है, मतलब इसमें एक अवयव 5 इसका है, इस समुच्चय का एक अवयव क्या है, रिक्त समुच्चय है, राइट। अब हम लोग देखें अगला क्वेश्चन, परिमित समुच्चय। परिमित मतलब जिसको हम गिन सके वो परिमित कहलाता है, अपरिमित मतलब जिसको न गिन पाए वो अपरिमित कहलाता है, राइट। तो परिमित समुच्चय ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या परिमित होती है, मतलब जिसको गिना जा सके वो परिमित समुच्चय कहलाते हैं। जैसे किसी समुच्चय में 3, 4, 20, 50 मतलब हम गिन पाएँ तो वो परिमित समुच्चय कहलाता है, राइट, इनफाइनाइट सेट। और अगला है इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय, ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या अपरिमित होती है, अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं। जितने भी हमने संख्याओं के समुच्चय आपको बताए थे, कैपिटल N बताया था, Z बताया था, कैपिटल Q बताए थे, कैपिटल R बताया था, जो भी हमने संख्याओं का समुच्चय बनाए थे उनमें सब में हमने देखा था आपने कि समान लगा दिया था, डॉटेड लगा के छोड़ दिया था, मतलब वो सब के सब क्या थे, अपरिमित समुच्चय थे, ओके। अब है समान समुच्चय, ये सब हम बता रहे हैं, आपको लिखना है, सुन के इसको परिभाषा को लिख लेना है और या ध्यान रखना है, लेकिन जरूर कॉपी करिए, ओके, इसको ध्यान रखिए। अगला है समान समुच्चय, ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो और जो अवयव एक में हो वही अवयव दूसरे में भी हो, अवयव अलग अलग नहीं होने चाहिए। यानी जैसे देखिए एक हम समुच्चय लिख रहे हैं, उसमें हमने लिख दिया 1 3 और दूसरे में भी लिख दिया हमने 3 1, तो इसको ये मत समझिए कि 3 1 आगे पीछे लिखा है तो ये समुच्चय बदल जाएगा, नहीं, ये किस तरह का समुच्चय हुआ, समान समुच्चय हुआ। यानी जो अवयव पहले समुच्चय में हो वही अवयव दूसरे में समुच्चय में भी हो तो वो समान समुच्चय कहलाते हैं। उसके बाद समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय जब अवयवों की संख्या समान हो, देखिए समान में समतुल्य में यही अंतर है, समतुल्य समुच्चय वे कहलाते हैं जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है, राइट। और जो समान समुच्चय होते, समान का मतलब क्या है, पहले से जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि अलग अलग अवयव हो सकते हैं उसमें, जैसे अलग अलग अवयव होंगे, जैसे मान लीजिए ए लिख दिया हमने, ए कामा बी लिख दिया, और हमने बी समुच्चय में लिख दिया ए 1 और 2, राइट, उसमें ए भी है, इसमें क्या है 1 और 2 है, तो इसका मतलब क्या है, दो दो अवयव दोनों में है, तो ये समतुल्य कहे जाएंगे, समान नहीं हुए, कौन से हुए, समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे। क्लियर हो गया समान और समतुल्य में, तो ध्यान रखना है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय परिमित है और कौन सा अपरिमित है, ये बेहतर किया जा सकता है, कर सकते हैं आप लोग। अभी मैंने बताया था कि जिनमें अवयवों की संख्या को न गिन पाए, जैसे देखिए पहला उदाहरण है, इसमें क्या लिखा है, 2 से विभाजित होने वाली प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का कहीं अंत नहीं होगा, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, तो ये कौन सा हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया। उसके बाद 8 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 8 से छोटी आप जानते हैं, 8 से छोटी आप गिन सकते हैं, 7 अवयव होंगे 1 से लेकर 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कौन सा समुच्चय हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय जिनका वर्ग सम हो, ऐसे पूर्णांकों का समुच्चय जिनका वर्ग सम हो, इनकी भी संख्या निर्धारित नहीं हो पाएगी, क्योंकि सम संख्या जैसे 2 का वर्ग 4 होता है, 2 लिख दिया, फिर आगे जैसे 16 4 का वर्ग है वो भी हो जाएगा, तो इस तरह ये भी अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। यानी ऐसी बहुत सी संख्या होंगी जिनका वर्ग क्या होगा, सम होगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, राइट, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखाएं क्या होती हैं, अनंत होती हैं, इसलिए ये भी समुच्चय कौन सा हो गया, अपरिमित हो गया। तो पहला अपरिमित था,
दूसरा कौन सा था, ये आपका परिमित था। तीसरा तीसरा भी आपका क्या है, अपरिमित। चौथा भी क्या है, अपरिमित समुच्चय के उदाहरण हैं। अब नेक्स्ट थोड़ा सा देखा जाए, एक और उदाहरण यहाँ पे 3-4 उदाहरण और हैं यहाँ पे, उनको भी देखिए। पहला एग्जाम, दो समांतर रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदुओं का संग्रह। आप जानते हैं कि दो समांतर रेखाएं कभी काटती नहीं है, इसका मतलब इसमें सिर्फ क्या लिखा जाएगा, जीरो। ओके, इसका मतलब इसमें जीरो क्या, इसमें ये रिक्त समुच्चय होगा, राइट, इसमें कोई अवयव नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये, लेकिन हुआ कौन सा, ये परिमित समुच्चय है, राइट। उसके बाद अगला देखिए, x सच दैट x बिलोंगिंग इन n। x बिलोंगिंग इन n का मतलब बता चुके थे, प्राकृत संख्या है, और 10 से ज़्यादा, तो 10 से ज़्यादा तो अनगिनत प्राकृत संख्या हो जाएंगी, राइट। 10 के बाद 10 से ज़्यादा मतलब 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये भी कैसा समुच्चय हुआ, अपरिमित समुच्चय हुआ। उसके बाद इसका 8वां पार्ट देखिए, 100 से छोटी, ये गिन सकते हैं, 99 होंगी, 1 से लेकर कहाँ तक होंगी, 99 होंगी इसमें। तो इसका मतलब ये कौन सा हुआ, परिमित समुच्चय हुआ। और अगला अगला जरा गौर करिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए x बिलोंगिंग इन आर, x क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। और वो वास्तविक संख्या किसके किसके बीच में, 1 और 2 के बीच में, 1 हो और 2 हो और इनके बीच की। ध्यान रखिएगा, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में, किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी किसका उदाहरण है, अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। ओके, अब अगला देखिए, एग्जाम्पल दिया है, एक क्वेश्चन दिया है कि 6 से कम तथा 8 से अधिक पूर्णांकों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ऐसी कोई पूर्णांक नहीं होता है, ऐसा कोई पूर्णांक नहीं होता है जो 6 से कम हो और 8 से अधिक हो, इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय है। इसको बराबर क्या लिख दीजिएगा, 5 लिख दीजिएगा, राइट। अगला देखिए, क्वेश्चन दिया है, उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जो समीकरण x² - 7x + 12 = 0 को संतुष्ट करती हैं। ये आप लोग इसके अवयव निकाल सकते हैं। इसको संतुष्ट करने वाले जो अवयव होंगे, इसका गुणनखंड कर दीजिएगा, गुणनखंड आना आता होगा, तो x² - 7x और +12 का गुणनखंड 4 और 3 आएगा, इसका बराबर 0। इस तरह के हाई स्कूल में किए होंगे। तो इनको हल करेंगे तो 2 मान आएंगे, 4, 3 और 4। तो इसका मतलब इसमें जो समुच्चय लिखना है, उस समुच्चय में क्या लिखा जाएगा, सिर्फ 3 और 4 लिखा जाएगा। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए क्या दिया हुआ है, यदि a = x such that x² - 5x + 6। ध्यान दीजिए, यदि a बराबर x such that x² - 5x + 6, b बराबर है 2, 3 और c बराबर है 2, 3, 3। तो ये जो c लिखा है वो 2, 3, 3 दो बार नहीं 3 लिखा जाता है, इसका मतलब उसमें भी अवयव क्या माना जाएगा, सिर्फ 2 और 3। b में भी अवयव क्या है, 2 और 3। और जब आप इसका गुणनखंड करेंगे, किसका, x² - 5x + 6, तो इसमें x - 2 और x - 3 ही आएगा। मतलब इसको 0 करके x के मान निकालेंगे तो x का मान भी कितना आएगा, 2 और 3 ही आएगा। इसका मतलब a समुच्चय भी सिर्फ कितना होगा, a समुच्चय भी कितना आ जाएगा, 2 और 3 ही आ जाएगा। तो a में भी 2, 3, b में भी 2 और 3 अवयव हैं, c में भी 2 और 3 अवयव हैं। इसका मतलब सिद्ध हो गया कि a बराबर b बराबर c। इसमें सिद्ध करना था कि सिद्ध करें a बराबर b बराबर c, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न नीचे दिए गए समुच्चयों से बराबर समुच्चयों का चयन कीजिए। क्या लिखा है, नीचे दिए गए समुच्चयों से बराबर समुच्चयों का चयन कीजिए, मतलब जो जो समुच्चय इसमें समान है उनका चयन कीजिए। तो गौर से देखिए, b और d में समान है अवयव, इसलिए ये समान समुच्चय हो गए। कौन कौन से, b और d। तो जवाब में क्या लिखेंगे, b और d समुच्चय समान समुच्चय हैं। और एक समुच्चय और समान है, जरा देखिए अलग है, वो e और g। e में अवयव क्या है, -1 और +1, और g में भी अवयव क्या है, 1 और -1। आगे पीछे लिखे हैं लेकिन उसे नहीं है। e बराबर कितना हो जाएगा, g हो जाएगा। तो इसमें b और d समान है और e और g समान है। अब लास्ट क्वेश्चन आज का देखा जाए, 5 देखिए रिक्त समुच्चय। अगला है, एक मझले ब्रैकेट में रिक्त समुच्चय बना हुआ है, और ये भी देखिए मझले ब्रैकेट के अंदर ये फिर एक मझला ब्रैकेट, फिर रिक्त समुच्चय है। तो ये देखा जाए तो जो पहला है आप जानते हैं 5,
लिखा है कि कौन से समतुल्य हैं। समतुल्य का मतलब जिनमें समान अवयवों की संख्या हो। तो आप देखिए दूसरे में भी एक अवयव है और तीसरे में भी एक अवयव है, राइट। दूसरे समुच्चय का अवयव फाई है, राइट। दूसरे का जो अवयव है वो क्या है, फाई है। लेकिन तीसरे समुच्चय में भी एक ही कहा जाएगा और तीसरे समुच्चय का अवयव ये है, ब्रैकेट के अंदर फाइव कर्ली ब्रैकेट, तो ये अवयव कहा जाएगा एक। तो राइट, इसमें भी एक अवयव, दूसरे में भी एक अवयव और तीसरे में भी एक अवयव। तो जवाब लिख दीजिएगा ये वाला और ये दोनों लिख दीजिए कि ये दोनों समतुल्य समुच्चय हैं। क्यों समतुल्य? क्योंकि इनमें एक एक अवयव है। पहला रिक्त समुच्चय, इसमें कोई अवयव नहीं होगा। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों आज इतना ही क्लास में, इसके आगे फिर अगले क्लास में बताएंगे। और आप इसको ठीक से पढ़िए, मन से पढ़िए, इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ओके, अब अगले क्लास में मिलते हैं, बाय।